जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इस मंच के माध्यम से मेरी शुरू से कोशिश ये रही है कि कुछ न कुछ गलत फहमियों से आपको निकालकर इस विद्या की सही जानकारी आप तक पहुंचाऊं। प्रिय दर्शकों, आज एक अलग गलत फहमी को दूर करने का प्रयास इस मंच के माध्यम से करूंगा। आज बात करते हैं वक्रीय ग्रहों की। वक्रीय ग्रह क्या होते हैं? वक्रीय ग्रह का मतलब होता है प्रिय दर्शकों, ग्रह का उल्टी चाल चलना। वो सीधे चलते चलते जब उल्टे चलने शुरू हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है वक्रीय ग्रह। इंग्लिश में उसको रेट्रोग्रेड कहा जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोगों की इस विद्या में इसके बारे में गलत भ्रांतियां बनी हुई हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वक्रीय ग्रह जो होता है वो कभी अशुभ नहीं होता। अगर वो नीच का भी हो जाए तो वो उच्च के फल देना शुरू कर देता है क्योंकि वो वक्रीय हो गया। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है प्रिय दर्शकों। वक्रीय का मतलब होता है कि ग्रह का बलाबल बढ़ जाना। अब आप ये समझ के चलिए कि अगर ग्रह नीच का है और वक्रीय हो गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी नीचता में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। अगर प्रिय दर्शकों वक्रीय ग्रह सदा शुभ होता, जो कि बहुत सारे लोगों की गलत धारणा बनी हुई है कि वक्रीय ग्रह तो सदा शुभ ही होगा। अगर वक्रीय ग्रह सदा शुभ होता तो क्या राहु केतु को कभी अशुभ माना जाता? क्यों? क्योंकि वो सदैव वक्रीय ही चलते हैं, वो सदैव उल्टे ही चलते हैं। अगर आज की डेट में राहु देवता सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं तो वो उनकी मूवमेंट कर्क राशि की ओर बढ़ती चली जा रही है, यानी वक्रीय चलते हैं, उल्टा चलते हैं। कर्क में जाकर के वो मिथुन की तरफ बढ़ने शुरू होंगे। तो क्या वो सदा अच्छे होंगे? क्योंकि वो तो सदा वक्रीय चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है प्रिय दर्शकों। अगर राहु नीच का भी हो जाए तो वो तो सदा वक्रीय चलता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सदा फिर उच्च के फल देना चाहिए। लेकिन क्या ये बात शास्त्र सम्मत है? नहीं है प्रिय दर्शकों। क्योंकि वक्रीय का मतलब ही ये होता है कि बल का बढ़ना। और जब भी किसी ज्योतिष विद्वान के पास कुंडलियां आती हैं तो ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, 80 to 90% कुंडलियां राहु और केतु से ही पीड़ित पाई जाती हैं, या शनिदेव की 7.5 या ढैया से पीड़ित होती हैं। तो वो सदा वक्रीय चलने की वजह से सदा शुभ अगर आप उसको कंसीडर कर लेते हो तो ये सबसे बड़ी भूल है। राहु अगर सदा वक्रीय चलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो उच्च के हैं तो उनकी अच्छाई में कई गुना बढ़ोतरी होती है। अगर राहु देवता नीच के हुए तो उनकी नीचता में कई गुना बढ़ोतरी होती है। ये मत सोचिएगा कि राहु देव नीच के हैं और वक्रीय चल रहे हैं वो उच्च के फल देना शुरू कर देंगे। जिस भी जातक की ऐसी दशा चल रही हो उसकी हालत आप देख सकते हैं, उससे पूछ के देख सकते हैं वो कितने कष्ट झेल रहा है। तो हम अगर ये परिभाषा का दिमाग में एक ब्यौरा बना लेते हैं, एक डेफिनेशन बना लेते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन में सदैव गलती होगी। अगर नीच वक्रीय हो गया है तो उसकी नीचता में बढ़ोतरी हुई है, वो उच्च के फल नहीं देने वाला। मतलब बल का बढ़ना। इसी वजह से इस पर ध्यान देना होगा कि वक्रीय होता क्या है, मार्गीय क्या होता है। राहु और केतु ग्रह जो सदैव वक्रीय ही चलते हैं, यानी उल्टे चलते हैं। राशियां अगर सिंह में है तो कर्क में, कर्क में है तो मिथुन में, ये उल्टे चलेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे सूर्य और चंद्रमा देवता हमेशा मार्गीय चलेंगे। वो अगर एक राशि में है तो दूसरी में जाएंगे, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, वो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे और राहु देवता पीछे चलते चले जाएंगे। ये बाकी के जो 5 ग्रह माने जाते हैं, जिनमें मंगल आते हैं, जिनमें बुध आते हैं, जिनमें बृहस्पति आते हैं, जिनमें शुक्राचार्य आते हैं, जिनमें न्याय चक्र के देवता शनिदेव आते हैं, ये 5 ग्रह वक्रीय भी होते हैं और ये 5 ग्रह मार्गीय भी होते हैं, जिसकी वजह से इनको पंच महापुरुष योगों में गिना जाता है। पंच महापुरुष योगों में कभी राहु केतु को नहीं गिना जाता क्योंकि वो सदैव वक्रीय चलते हैं। कभी सूर्य चंद्रमा को नहीं गिना जाता क्योंकि वो सदैव मार्गीय चलते हैं।
तो ये गलत फहमी और गलत धारणा अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा ये नीच का ग्रह है, अब तो ये वक्रीय हो चुका है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि सही सटीक कैलकुलेशन के पास पहुंचकर सही उपाय करके अपना जीवन यापन आसान करने में यह विद्या आपको मददगार सिद्ध हो। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रिय दर्शकों मैं करना चाहूंगा आपके साथ साझी, बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी रहती है और बहुत लंबे समय तक उन्हें यही समझ नहीं आ पाता कि उनकी कुंडली में अस्त ग्रह कौन सा है। सूरज देवता के साथ जो भी ग्रह बैठता है वो अपनी अस्त अवस्था में आ जाता है। अगर वो डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में आ जाए, यानी सूरज के साथ क्लोजनेस में आ जाए, 16 डिग्री से कम में अगर वो सूर्य देव के साथ होगा तो वो अमूमन अस्त अवस्था में ही माना जाता है। लेकिन हमारी गणना में गलती कहां होती है प्रिय दर्शकों, हम समझने में भूल कहां करते हैं। मान लीजिए सूर्य देवता लगन में ही 25 डिग्री पड़े हैं और बुध देवता दूसरे घर में 5 डिग्री के पड़े हैं, तो फिर भी बुध देवता अस्त माने जाएंगे, क्योंकि सूरज 25 डिग्री और बुध 5 डिग्री में आपस में गैप बना 10 डिग्री का। तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, सर सूरज तो अलग राशि में है, बुध मेरा अलग राशि में, फिर ये अस्त कैसे हुआ। प्रिय दर्शकों, आपने डिग्री वाइज कंजंक्शन कितनी क्लोजनेस में है वो नहीं देखा। जब आप ये पढ़ना भूल जाते हैं तब हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। ये बात विस्तार पूर्वक समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, ये जरूरी नहीं है कि जिस राशि में सूर्य बैठा है उसी राशि में साथ में ग्रह बैठने से अस्त होगा। उसके आगे पीछे आने से भी वो ग्रह अस्त हो जाता है, बस डिग्री वाइज क्लोजनेस देखने की जरूरत है। एक और एग्जांपल इस मंच के माध्यम से आपको समझाता हूं प्रिय दर्शकों। मान लीजिए यहां लगन में ही सूर्यदेव पड़ा है 5 डिग्री का और इसके पीछे यहां बृहस्पति देव आ गए 28 डिग्री के, तो इनमें टोटल आपस में गैप कितना बना। सूर्यदेव ने ये घर 5 डिग्री ट्रेवल किया है, बृहस्पति पिछले घर में 28 डिग्री के हैं, तो इनमें गैप बना 7 डिग्री का। तो वहां पर भी बृहस्पति पूर्णता अस्त माने जाएंगे। इसलिए ये गलतफहमी कभी मत ले लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा कि बृहस्पति तो पिछली राशि में है, सूर्य अगली राशि में। हमें सिर्फ उनका डिग्री वाइज डिस्टेंस देखना है, और अगर पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी सही विद्वान की मदद लीजिए। और वैसे आपको जानकारी देता हुआ ये बता दूं, आजकल जनरल एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आपको नेट पे ही मिल जाएंगे जिसमें ये कैलकुलेशन ऑलरेडी लिखी मिलती है कि ये ग्रह आपका अस्त हो चुका है। वो डिग्री वाइज जहां ग्रहों का बलाबल लिखते हैं उसके साथ में ही लिख दिया जाता है। किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर की कंप्यूटराइज पत्री अगर आप बनी देखेंगे तो उसमें ग्रह का स्टेटस लिख दिया जाता है कि ये अस्त अवस्था का है, ये पूर्ण अवस्था है, ये उदय अवस्था है। ये सब चीजें वहां से आप देख सकते हैं, फिर उसको आपस में कुंडली में देख करके अपने आप समझ भी सकते हैं। कंप्यूटर आजकल इस माध्यम में बहुत मदद करते हैं हमारी, ताकि इसकी कोई गलतफहमी आपके दिमाग में ना रह जाए। तो ये ध्यान से समझिएगा कि अस्त अवस्था, और अब अस्त अवस्था का मतलब भी आपको समझा दूं। अस्त अवस्था का मतलब होता है ग्रह की किरणों की शरीर में कमी होना। अब जैसे मान लीजिए किसी जातक का अमावस का जन्म है, अमावस का जन्म का मतलब होना कि उसकी बॉडी में चंद्रमा की किरणों की कमी है, क्योंकि अमावस्या में चंद्रमा उदय नहीं होता है, वो सूरज की किरणों में लुप्त हो जाता है। अस्त होने का मतलब उसकी किरणों का कम होना, डेफिशिएंसी में आना। अस्त होने का मतलब उस ग्रह की डेफिशिएंसी इस कुंडली से आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह अस्त हुआ है। अगर कुंडली में आपका योग कारक ग्रह अस्त हुआ है तो सबसे पहले आपको उसको एक्टिवेट करना होगा। फिर योग कारक ग्रह अस्त चाहे तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें या 12वें भाव में ही क्यों ना हुआ हो, अगर वो योग कारक होके अस्त हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट भी करते हैं, सर आपने 6, 8, 12 की
तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में ग्रहों की परिभाषा नहीं दी, या आपने अंगारक योग की युति नहीं बताई, या आपने बुध आदित्य की युति नहीं बताई, या आपने गज केसरी की युति नहीं बताई, तो प्रिय दर्शकों ये बात समझ लीजिए कि तीसरे, छठे, आठवें, 12वें भाव में गया हुआ किसी भी ग्रह की युति का जो सिस्टम होता है वो नेगेटिव होता है। वो युति रिजल्ट पॉजिटिव नहीं देती है क्योंकि भाव गलत है। अगर गज केसरी 8वें भाव में बन गया तो जब भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा चलेगी वो भी कष्टकारी होगी, जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चलेगी वो भी परेशानी भरी होगी। क्यों? क्योंकि भाव गलत है। ये सबसे पहले आपको देखना है। हमारी इस YouTube पर जितने भी एपिसोड्स डले हैं प्रिय दर्शकों, बहुत ज़्यादा जगह में मैंने 6, 8, 12 यानी छठे, 8वें, 12वें और तीसरे भाव का ज़्यादा जिक्र नहीं किया है, लेकिन बीच में बहुत सारे एपिसोड्स में इनकी अशुभता का कारण मैंने बता दिया है। तो कृपया इस बात पर जब भी विवेचन करें तो ध्यान दें, बार बार इस बात को समझ लें कि छठे, 8वें, 12वें में प्रॉपर कंडीशन विपरीत राजयोग के अलावा ग्रह कभी भी शुभ फल नहीं देता है। और वक्रीय का मतलब ये नहीं होता कि उसका बल अशुभता से कम होकर शुभता की तरफ चले जाना। वक्री का मतलब ये होता है कि बल बढ़ना। अगर अच्छा ग्रह वक्रीय होता है, योग कारक ग्रह वक्रीय होता है, तो उसकी अच्छाई में 3 गुना बढ़ोतरी होती है। अगर मारक ग्रह वक्रीय होता है तो उसके मार्कित्व में 3 गुना बल मिलता है। एक और गलतफहमी का जिक्र यहां करना चाहूंगा प्रिय दर्शकों, अगर ग्रह 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री तक वक्रीय होता है तो बहुत सारे लोग ये गलत धारणा बना लेते हैं, सर ये पिछले भाव का फल दे रहा है। अरे मेरे भैया, ग्रह जब वो भाव में एंटर कर जाता है तो वो पिछले भाव का फल नहीं देता, वो यहीं 2-3 डिग्री में बल इतने कम में होता है कि वो सही रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता। जो कि हम गलत धारणा बना लेते हैं कि शायद वो, अब मान लीजिए 2 डिग्री यहां वक्रीय पड़ा हो कोई भी ग्रह, या बृहस्पति देवता के एग्जाम्पल लगा लूं, अगर लगन में 2 डिग्री बृहस्पति वक्रीय पड़े हो तो वो अपनी दशा अंतरदशा में 2 के 6 के डिग्री के फल देने के सक्षम हो पाएंगे। और लोग गलत धारणा ये बना लेते हैं कि जी बृहस्पति देवता तो 12वें भाव के फल दे रहे हैं, जो कि बात शास्त्र सम्मत नहीं है। वक्रीय का मतलब पिछले भाव का फल नहीं होता। वक्रीय का मतलब बली होना। अच्छा है तो अच्छाई में बली होना, बुरा है तो बुराई में बली होना, जिसकी वजह से राहु केतु का वक्रीय चलने की वजह से जितना भी बल होता है वो नेगेटिव गिना जाता है, अगर शुभ ना बैठे हो तो प्रिय दर्शकों इस बात को ध्यान से समझिए कि वक्रीय ग्रह का मतलब बल बढ़ना और अस्त ग्रह का मतलब उन किरणों की कमी का होना, जिसको हम अपने सही उपाय करके, सही तरीका अडॉप्ट करके उस किरणों की कमी को हम शरीर में पूरा करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आजकल हमारी सीडीज नहीं आती हैं, आप सारे एपिसोड्स YouTube पर ही देखकर अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तो वक्रीय और मार्गीय की सही परिभाषा समझें और अपने अस्त ग्रहों को ध्यान से देखें कि कौन सा योग कारक ग्रह अस्त है और कौन सा मारक ग्रह अस्त है, जिसके देखने के बाद आप सही विवेचन करके सही नतीजे पर पहुंचने के काबिल बन पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए शनिदेव से मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदा बनाए रखें। जय शनिदेव।